औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। फार्मेसी टेक्नीशियन फ़र्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स को अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। कल के लेक्चर में मैंने आपसे डिस्कस किया था और आपको इन्फॉर्म किया था कि हमने अभी तक 2 चैप्टर जो हैं फार्मास्यूटिक्स के वो हमने कंप्लीट कर लिए हैं। उसके अंदर हमने फार्मेसी और उसकी टाइप्स और कुछ हमने डेफिनेशंस जो हैं वो हमने पढ़ी थी, फार्मासिस्ट फार्मेसी टेक्नीशियन की और फार्मासिस्ट की डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू फार्मेसी एक्ट 1967। और फिर हमने ड्रग और उसकी क्लासिफिकेशन और फिर हमने जेनेरिक नेम, ब्रांड नेम एंड ट्रेड नेम जो है हमने डिस्कस किया था। और ये ऑलमोस्ट हमने पेज नंबर 20 तक जो है वो हमने कंप्लीट कर लिया है और कुछ बुक्स के ऊपर हमने जो है वो पेज नंबर 9 तक जो है इसको हम कंप्लीट कर चुके हैं। जैसे मैंने आपको क्लास में कहा था कि हमारा जो एग्ज़ाम पैटर्न है उसमें जो है जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है उसकी वेटेज जो है वो ऑलमोस्ट 50% है। मींस अगर हमारा 120 नंबर का पेपर होने जा रहा है, पेपर 2 जो है फार्मास्यूटिक्स और फार्माकोग्नोसी का, तो उसमें 60 नंबर जो हैं आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन नाम से जाहिर है, एक क्वेश्चन दिया होगा और उसके नीचे जो 3 से 4 मुख्तलिफ ऑप्शंस दिए गए होंगे। उसमें से जो बेस्ट पॉसिबल करेक्ट आंसर है वो आपको सर्कल करना होगा। तो ये 50% मीन्स 60 जो मार्क्स हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं एग्ज़ाम के अंदर और जो है वो मेजर रोल प्ले करते हैं एग्ज़ाम में पास होने का या वो स्टूडेंट के फेल होने का। तो आज हम जो है वो पहले 2 चैप्टर्स जो हैं जिसके अंदर हमने डेफिनेशंस पढ़ी थी, फार्मेसी और उसकी टाइप्स हमने पढ़ी थी, और इसके बाद जो है हमने ड्रग और उसकी क्लासिफिकेशन हमने डिस्कस की थी और 3 टर्मिनोलॉजीज़ भी हमने पढ़ी थी। तो उसमें जो बेस्ट पॉसिबल मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हैं वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और आपकी पूरी फैकल्टी ने मिल के जो है ये एक बुक तैयार की हुई है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके पास ये बुक जो है वो अवेलेबल नहीं होगी। अगर अवेलेबल होगी, अगर नहीं है तो आप जो है इसको एज़ सुन एज़ पॉसिबल जो है वो इसको आप ले लें, ताकि हम हर चैप्टर के एंड में जो है उसके पॉसिबल मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो हैं वो हम उसको डिस्कस करते रहें और साथ साथ जो हम इस चीज़ को कवर भी करते रहें। ये आपका कवर पेज है जो आपकी बुक है, की टू सक्सेस इसका नाम है, और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट बुक है। और इसमें जो है वो ऑलमोस्ट तमाम सब्जेक्ट्स के मिला के जो है वो 4000 तक जो है वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो हैं वो इसके अंदर लिखे गए हैं। और ये बहुत हेल्पफुल साबित हुई है पिछले एग्ज़ाम्स के अंदर भी। और मुझे यहाँ पे बताते हुए बड़ी खुशी महसूस हो रही है कि हमारी ये बुक जो है वो पूरे पंजाब के अंदर जो है वो पढ़ी जा रही है और ये वो बहुत हेल्प कर रही है स्टूडेंट्स की, उनको अपने एग्ज़ाम को पास करने के हवाले से। तो इसमें जो है वो कवर पेज मैंने यहाँ पे आपको दिखाया। इसके बाद जो है इसके अंदर जो एग्ज़ामिनेशन पॉलिसी है जो हम बहुत दफ़ा जो है वो क्लास के अंदर भी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो इसके अंदर 50% मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो हैं वो आपके पेपर 1 हो या वो पेपर 2 हो, वो सब जो सब्जेक्ट उसके अंदर शामिल हैं उसमें से ये बनते हैं। तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट आज का लेक्चर है, इसको आपने बड़े गौर से सुनना है और जो हमने टेक्निक्स हैं वो भी हमने समझनी है यहाँ पे कि किस तरह आप जो है वो अटैम्प्ट करेंगे किसी भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को। तो आज का हमारा जो टॉपिक है जो हम आज का लेक्चर पढ़ेंगे वो आपकी मल्टीपल चॉइस बुक के जो पेज नंबर 106 106 नंबर पेज है और 107 नंबर पेज पे जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हैं वहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। चलें आए हम स्टार्ट कर लेते हैं। जैसे आप जहन में रखें कि हमने ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो है वो पहले 2 चैप्टर में हमने आज डिस्कस करने हैं। तो ऑलमोस्ट इसमें जो है आज के लेक्चर में हम तकरीबन 29 to 30 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो हैं वो हम यहाँ पे आज डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन जो है सबसे पहले इसमें चीज़ में आपने बड़े गौर से क्वेश्चन को पढ़ना होता है और इसमें आपने अंडरस्टैंड करना होता है कि किस तरह आप जो है वो एग्ज़ामिनर आपसे क्या क्वेश्चन कर रहा है
वो टेक्निकली ट्विस्ट भी कर सकता है आपसे, और वो सिंपल भी क्वेश्चन जो है आपसे पूछ सकता है। इसलिए बड़े इत्मीनान से, बड़े गौर से आपने क्वेश्चन की जो वर्डिंग है उसको आपने पढ़ना है, और बड़े ही ख़्याल से आपने जो है वो उसके जो ऑप्शन दिए गए हैं उसको भी आपने गौर से पढ़ना है, और फिर जो है आपने जो बेस्ट पॉसिबल करेक्ट आंसर है वो आपने उसको सर्कल करना होता है या मार्क करना होता है। तो इसलिए जो है वो अक्सर स्टूडेंट जो हैं वो जल्दी कर जाते हैं, गलती कर जाते हैं, और रॉन्ग जो है वो आंसर को जो ऑप्शंस है उसको टिक कर लेते हैं, क्योंकि वो क्वेश्चन की टेक्निक को समझते नहीं हैं। तो पहला इसमें जो है ये जो आज के हम लेक्चर के अंदर जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, या आपको बुक के अंदर जो तमाम क्वेश्चन मिलेंगे, ये पॉसिबल क्वेश्चंस हैं। एग्ज़ामिनर जो है इसको अपने वर्डिंग के अंदर पूछ सकता है। ये हर टीचर ने जो है वो अपने अपने माइंड से जो है इसको सेट किया हुआ है क्वेश्चंस को, और अपने माइंड से ही ऑप्शंस को सेट किया हुआ है। इसमें थोड़ी बहुत वर्डिंग की चेंज हो सकती है, लेकिन मोस्टली क्वेश्चन जो है वो इसी तरह जो है वो एग्ज़ाम्स के अंदर आते हैं। जैसे हम पहला अगर क्वेश्चन इसको हम डिस्कस करें, पहला मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो है, कन्वर्जन ऑफ न्यू केमिकल इंटाइटी NCE टू अ प्रॉपर डोजेज फॉर्म। ये आपको याद होगा, हमने फार्मास्यूटिक्स की डेफिनेशन के अंदर ये पढ़ा था कि फार्मास्यूटिक्स ऐसी ब्रांच ऑफ फार्मेसी है, या ऐसी ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंसेज है जिसके अंदर हम नए केमिकल जो डिस्कवर हो रहा है उसको हम प्रॉपर डोजेज फॉर्म, टैबलेट, सिरप, कैप्सूल, इंजेक्शंस की शक्ल में हम उसको कन्वर्ट करते हैं। तो फार्मास्यूटिक्स का जो सब्जेक्ट है, फार्मास्यूटिक्स का जो नॉलेज है, वो हमें जो है वो हमारी हेल्प करता है, हमें समझाता है, हमें गाइड करता है कि हमने कैसे एक न्यू केमिकल को एक डोजेज फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करना है। अगर हम फार्मेसी की बात करें तो एक प्रोफेशन का नाम है, इसके अंदर मार्केटिंग भी शामिल हो जाती है, इसके अंदर अदर और जो है वो प्रोडक्शन शामिल हो जाती है, बहुत सारे जो है वो और सब्जेक्ट्स जो है इसके अंदर शामिल हो जाते हैं। इसी तरह फार्माकोग्नोसी का जो सब्जेक्ट है, वो जो क्रूड ड्रग्स हैं, जो हम नेचुरल सोर्सेज से ड्रग्स को हासिल करते हैं, उनके बारे में डिस्कस करता है। और इसी तरह फिजियोलॉजी जो है, जो हमारे बॉडी ऑर्गन्स हैं, उनके फंक्शंस को डिस्कस करता है। तो अगर आपको कहीं पे भी कन्फ्यूजन मिले तो आपने हर जो ऑप्शन है उसको आपने जहन में थोड़ा सा रिवाइज़ कर लेना है कि, और फिर जो आपको बेस्ट ऑप्शन लगेगा वो आपको उसके अंदर मार्क करना होता है, या आपने सर्कल करना होता है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2, फार्मासिस्ट होल्ड 5 ईयर डिग्री फ्रॉम पाकिस्तान फार्मेसी काउंसिल रिकग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटी। अब यहाँ पे जो है वो डिग्री का नाम जो है वो एग्जामिनर पूछने जा रहा है आपसे कि कौन सी डिग्री जो है वो 5 साल पढ़ने के बाद एक फार्मासिस्ट को कौन सी डिग्री जो है वो दी जाती है, अगर वो अपना 5 साल जो है वो किसी रिकग्नाइज या रजिस्टर्ड इंस्टीट्यूट से पढ़ता है। तो यहाँ पे हमारे पास जो पहला ऑप्शन है दैट इज़ बी फॉर्म और फॉर्म डी। तो फॉर्म डी एक डिग्री है जिसको 5 साल या 4 साल पढ़ने के बाद जो है वो फार्मासिस्ट हासिल करता है, जबकि उसके बाद जो है वो फार्मेसी टेक्नीशियन का हमने पढ़ा था, दैट इज़ अ डिप्लोमा। और इसी तरह फार्मेसी असिस्टेंट भी जो एक डिप्लोमा है जो कि स्टूडेंट हासिल करता है जब वो एग्ज़ाम देता है, प्राइवेट तौर पे एग्ज़ाम देता है फार्मेसी काउंसिल के लिए। तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो प्रोविंशियल काउंसिल एंटर द नेम ऑफ फार्मासिस्ट हैविंग 5 ईयर डिग्री। हमने डेफिनेशन के अंदर पढ़ा था, ऐसा पर्सन जिसके पास 5 साल की डिग्री होगी और उसने ऐसे इंस्टीट्यूट से किया है जो कि एक रिकग्नाइज इंस्टीट्यूट है। तो फार्मेसी काउंसिल जो है वो उस 5 साल डिग्री होल्डर जो फार्मासिस्ट है उसको रजिस्टर ए में एंटर करेगी। तो इसका ऑप्शन जो है वो बी है। इसी तरह अ पर्सन हु होल्ड 2 ईयर डिप्लोमा इन फार्मेसी इज़ नोन एज, और इसी तरह हमने फार्मेसी टेक्नीशियन की डेफिनेशन में हमने पढ़ा था कि फार्मेसी टेक्नीशियन जो है उसके पास 2 साल का डिप्लोमा होता है फार्मेसी के अंदर। और द प्रोविंशियल काउंसिल एंटर द नेम ऑफ फार्मेसी टेक्नीशियन, तो ये भी हमने फार्मेसी टेक्नीशियन की डेफिनेशन के अंदर पढ़ा था कि ऐसा पर्सन जिसके पास 2 साल का डिप्लोमा इन फार्मेसी है और उसने ऐसे इंस्टीट्यूट से किया है जो कि एक रजिस्टर्ड इंस्टीट्यूट है, और फार्मेसी काउंसिल उसका नाम रजिस्टर बी में एंटर करेगी। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान में रखिएगा कि फार्मासिस्ट जिसने 5 साल की डिग्री हासिल की हुई है उसका नाम रजिस्टर ए में एंटर किया जाता है, और उसको एक कैटेगरी ए इशू की जाती है, जिसकी बुनियाद पे वो, अगर हम कम्युनिटी फार्मेसी के अंदर बात करें तो वो एक फार्मेसी जो है वो डेवलप करने का अहल होता है। इसी तरह
दो बंदा जिसके पास 2 साल की फार्मेसी टेक्नीशियन का डिप्लोमा है और वो पास कर लेता है अपना एग्ज़ाम, तो जो फार्मेसी कौंसल है उसका नाम रजिस्टर बी में एंटर करती है और इसको उसको एक रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जो है वो इशू करती है, जिसको हम कैटेगरी बी के नाम से आम लोग जो है उसको जानते हैं। और फिर ये पर्सन जो फार्मेसी टेक्नीशियन होगा जिसका नाम रजिस्टर बी में एंटर होगा और उसको कैटेगरी बी इशू की जाएगी, वो मेडिकल स्टोर बनाने का अहल होता है। इसी तरह अगर हम नेक्स्ट जो हैं वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के ऊपर हम नज़र डालें तो क्वेश्चन नंबर 6 जो है, अगर हमने आपको याद होगा हमने फार्मासिस्ट की 2 तरह की डेफिनेशंस हमने पढ़ी थी। एक डेफिनेशन हमने पढ़ी थी जिसके पास 5 साल की डिग्री होगी और उसका नाम रजिस्टर ए में एंटर किया जाएगा, तो उसको भी हम फार्मासिस्ट कहते हैं। लेकिन एक डेफिनेशन हमने आपको याद होगा पढ़ी होगी जो कि फार्मेसी एक्ट या ड्रग लॉज के मुताबिक हमने फार्मासिस्ट की डेफिनेशन पढ़ी थी। तो उसका उस वहाँ पे आपको याद होगा हमने पढ़ा था कि अकॉर्डिंग टू फार्मेसी एक्ट 1967 फार्मासिस्ट मीन अ पर्सन हु इज़ रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 24 इन, वो रजिस्टर चाहे वो रजिस्टर ए में एंटर होगा चाहे वो रजिस्टर बी में एंटर होगा, तो फार्मेसी एक्ट के मुताबिक वो पर्सन जो है वो फार्मासिस्ट कहलाएगा, चाहे वो रजिस्टर ए में हो चाहे वो रजिस्टर बी में हो, चाहे वो 5 साल का डिग्री होल्डर फार्मासिस्ट हो या वो 2 साल का डिप्लोमा होल्डर फार्मेसी टेक्नीशियन हो, फार्मेसी एक्ट के मुताबिक उसको फार्मासिस्ट कहा जाएगा। तो यहाँ पे एग्जामिनर पूछ रहा है कि फार्मेसी एक्ट के मुताबिक फार्मासिस्ट को कौन से रजिस्टर में एंटर किया जाएगा। तो डेफिनेशन में हमने पढ़ा था एनी पर्सन हु इज़ रजिस्टर ए और रजिस्टर बी, तो वो फार्मासिस्ट कहलाता है अकॉर्डिंग टू फार्मेसी एक्ट 1967। अगर यहाँ पे क्वेश्चन जो है वो इस तरह पूछा जाता कि फार्मासिस्ट हु होल्ड द 5 ईयर डिग्री विल बी रजिस्टर्ड इन रजिस्टर ए, तो उसका ऑप्शन रजिस्टर ए होगा। लेकिन यहाँ पे वो फार्मेसी एक्ट के मुताबिक पूछ रहा है कि फार्मासिस्ट को किस रजिस्टर में एंटर किया जाएगा या उसका नाम किस रजिस्टर में लिखा जाएगा। तो वो फार्मेसी एक्ट के मुताबिक हर वो बंदा जिसका नाम चाहे रजिस्टर ए में होगा चाहे रजिस्टर बी में होगा उसको हम फार्मासिस्ट कहेंगे। तो यहाँ पे अगर हम ऑप्शंस को देखें तो रजिस्टर ए ऑप्शन है, बी ऑप्शन पे रजिस्टर बी है, सी पे रजिस्टर सी है। ये रजिस्टर सी भी जो है वो किसी ज़माने में फार्मेसी काउंसिल में होता था और अब जो है ये फार्मेसी जो एक्ट है या ड्रग लॉज हैं उसमें अंदर अमेंडमेंट करके ये ख़त्म कर दिया गया है। तो डेफिनेशन के मुताबिक हर वो पर्सन जिसका नाम चाहे रजिस्टर ए में होगा चाहे रजिस्टर बी में होगा उसको हम फार्मासिस्ट कहेंगे। तो ऑप्शन डी के अंदर हमें ऑप्शन ए भी मिल रहा है और ऑप्शन बी भी मिल रहा है, तो हम जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो हमारा ऑप्शन डी होगा। हम इसमें इस तरह नहीं करेंगे कि ऑप्शन ए को भी टिक करेंगे ऑप्शन बी को भी टिक करेंगे। डबल टिक पे जो है वो आपका आंसर जो है वो गलत हो जाता है एनटीएस के रूल्स के मुताबिक। तो आपने बड़े गौर से बड़े तहम्मुल से जो है वो ऑप्शंस को भी देखना होता है। तो ऑप्शन डी जो है वो आपका करेक्ट आंसर है क्योंकि इसमें रजिस्टर ए भी आ रहा है और रजिस्टर बी भी आ रहा है। उसके बाद जो है फार्मेसी टेक्नीशियन की जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के हवाले से है कि फार्मेसी टेक्नीशियन परफॉर्म फार्मेसी रिलेटेड फंक्शंस अंडर द सुपरविजन ऑफ। तो हमेशा फार्मेसी टेक्नीशियन जो है वो फार्मासिस्ट की सुपरविजन में जो है अपनी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को परफॉर्म करता है, चाहे वो इंडस्ट्रियल फार्मेसी हो चाहे वो कम्युनिटी फार्मेसी हो चाहे वो कोई भी फार्मेसी की ब्रांच हो, हॉस्पिटल हो, फॉरेंसिक हो या जो है वो क्लिनिकल फार्मेसी हो, वहाँ पे फार्मेसी टेक्नीशियन अंडर द सुपरविजन ऑफ फार्मासिस्ट जो है वो अपनी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को सरअंजाम देता है। इसी तरह फार्मेसी टेक्नीशियन वर्क इन अ वैरायटी ऑफ फील्ड। फार्मेसी टेक्नीशियन एक रजिस्टर्ड क्वालिफाइड फार्मेसी टेक्नीशियन वो कितनी जगह पे और किस किस जगह पे अपनी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को सरअंजाम दे सकता है या काम कर सकता है। वो कम्युनिटी फार्मेसी में भी काम कर सकता है, वो हॉस्पिटल फार्मेसी में भी काम कर सकता है, वो मैन्युफैक्चरिंग जो है जिसको हम इंडस्ट्रियल फार्मेसी कहते हैं वहाँ पे भी काम कर सकता है। इसी तरह हर वो ऑर्गेनाइजेशन जो मेडिसिन्स के अंदर डील कर रही है, चाहे वो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हो या वो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हो, NGO स्टैंड्स फॉर नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन डी में यहाँ पे मेंशन है। तो फार्मासिस्ट जो है वो फार्मेसी टेक्नीशियन जो है वो
हर फील्ड के अंदर जो यहाँ पे मेंशन है वहाँ पे वो काम कर सकता है। तो ऑप्शन ई जो है वो ऑल ऑफ देम जो है वो कम्युनिटी फार्मेसी, हॉस्पिटल फार्मेसी, फार्मेसी फार्मा मैन्युफैक्चरिंग जो है, या एनजीओज़ जो मेडिसिन के अंदर जो है वो डील कर रही हैं, वहाँ पे फार्मासिस्ट अपनी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ देगा और उसके अंडर जो है वो फार्मेसी टेक्नीशियन अपनी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो परफॉर्म करता है। इसी तरह यहाँ पे फार्मेसी की डेफिनेशन यहाँ पे मेंशन की गई है, अ प्रोफेशन डेडिकेटेड फॉर द अप्रोप्रिएट यूज़ ऑफ मेडिकेशन डिवाइसेस एंड सर्विसेज टू अचीव ऑप्टिमल थेरेप्यूटिक आउटकम इज़ नोन एज फार्मेसी। फार्मेसी का प्रोफेशन ऐसा प्रोफेशन है जो मेडिकेशन के को जो मुनासिब उसका इस्तेमाल है, या जो डिवाइसेस हैं उसका मुनासिब इस्तेमाल है, और चाहे वो फार्मास्यूटिकल सर्विसेज हों उसका मुनासिब इस्तेमाल हमें बताता है, ताकि जो है वो एक बेस्ट जो है वो अपने हम रिज़ल्ट्स हासिल कर सकें, जिनको हम थेरेप्यूटिक आउटकम्स कहते हैं। अद्वियात को इस्तेमाल करते हुए बीमारियों का इलाज किया जा सके। इसी तरह जो क्वेश्चन नंबर 10 है वहाँ पे द फंडामेंटल बैकबोन ऑफ फार्मेसी प्रोफेशन। तो आपको याद होगा कि हमने इंडस्ट्रियल फार्मेसी की डेफिनेशन के अंदर पढ़ा था कि इंडस्ट्रियल फार्मेसी ऐसी ब्रांच है फार्मेसी की जो एक बुनियादी हैसियत रखती है, एक रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है फार्मेसी प्रोफेशन के अंदर। इसी तरह अगर हम आगे जो है वो क्वेश्चंस को देखें, द डिपार्टमेंट वेयर रॉ एंड फिनिश प्रोडक्ट्स आर स्टोर्ड। तो स्टोर का है, उसको रखने का है, उनको फॉर द टाइम बीइंग, कुछ दिनों के लिए, कुछ अरसे के लिए स्टोरेज का इसके अंदर वो पूछा जा रहा है, और रॉ और फिनिश्ड गुड्स का पूछा जा रहा है। तो हमने इंडस्ट्रियल फार्मेसी के अंदर जो मुख्तलिफ हमने डिपार्टमेंट्स पढ़े थे उसके अंदर आपको याद होगा वेयर हाउस हमने पढ़ा था, जिसको हम गोदाम कहते हैं, जहाँ पे बड़े पैमाने पे रॉ मटेरियल्स को और जो अद्वियात तैयार हो चुकी होती हैं वहाँ पे हमने उसको हम स्टोर करते हैं। प्रोडक्शन जो अगर हम क्वेश्चन 11 का ए ऑप्शन देखें, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट आप जो है वो ऐसा डिपार्टमेंट होता है जहाँ पे अद्वियात तैयार की जाती हैं, मैन्युफैक्चरिंग की जाती है। इसी तरह क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट पे क्वालिटी को चेक किया जाता है, मुख्तलिफ एनालिसिस परफॉर्म किए जाते हैं। और इसी तरह सिरप सेक्शन जो है ऑप्शन डी अगर देखें तो वहाँ पे सिरप मैन्युफैक्चरिंग होती है, वहाँ पे सिरप तैयार किए जाते हैं। तो ऑप्शन सी ऐसा करेक्ट ऑप्शन है जो कि जहाँ पे वो डिपार्टमेंट है जहाँ पे हम रॉ मटेरियल्स और फिनिश प्रोडक्ट को स्टोर करते हैं। इसी तरह अगर हम क्वेश्चन 12 देखें, 12 क्वेश्चन, द सेक्शन वेयर द क्वालिटी ऑफ रॉ मटेरियल्स एंड फिनिश प्रोडक्ट्स आर चेक्ड। तो क्वालिटी को चेक करना है तो क्वालिटी कंट्रोल वाला ऑप्शन जो है वो हमारा करेक्ट होगा। इसी तरह 13 क्वेश्चन जो है वो सेक्शन वेयर मेडिसिन इज़ फॉर्मुलेटेड एंड मैन्युफैक्चर का मतलब होता है तैयार करना। तो तैयारी कहाँ पे होती है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का। तो पैदावारी डिपार्टमेंट होता है तो वहाँ पे ही जो है वो अद्वियात जो है वो मैन्युफैक्चर की जाती हैं, तैयार की जाती हैं। अगर हम अदर ऑप्शंस को डिस्कस करना चाहें, क्वालिटी कंट्रोल, यहाँ पे जो है वो हमारी प्रोडक्ट की क्वालिटी को चेक किया जाता है। सी ऑप्शन के अंदर वेयर हाउस, अगर अभी हमने 2 क्वेश्चन पहले हमने डिस्कस किया, जहाँ पे वेयर हाउस ऐसा डिपार्टमेंट होता है जहाँ पे रॉ मटेरियल्स को और फिनिश प्रोडक्ट को स्टोर किया जाता है। इसी तरह एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट जो है वो अदर जो एक्टिविटीज़ हैं किसी भी फैक्ट्री की, इंडस्ट्री की, उसको परफॉर्म कर रहे होते हैं। तो मेडिसिन जो है जहाँ पे मैन्युफैक्चर की जाती हैं, बनाई जाती हैं, तैयार की जाती हैं, वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ही होता है। क्वेश्चन 14 जो है, द सेक्शन वेयर मेडिसिन इज़ डिस्कवर्ड, डिवेलप एंड सिंथेसाइज और इम्प्रूव। ऐसी जगह जहाँ पे डिस्कवर की जाती हैं, रिसर्च की जाती है और डेवलप की जाती हैं, या एग्जिस्टिंग जो प्रोडक्ट्स हैं उनको इम्प्रूव किया जाता है इन केस ऑफ एनी प्रॉब्लम, तो वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट ही होता है। क्वेश्चन नंबर 15 है, द टाइप ऑफ फार्मेसी वेयर मेडिसिन इज़ टेकन फ्रॉम डिस्ट्रीब्यूटर और होलसेलर एंड प्रोवाइडेड टू जनरल पब्लिक ऑन फिक्स प्रॉफिट रेशो। तो ये हमने रिटेल फार्मेसी की जो टाइप है वहाँ पे हमने उसको
पढ़ा था कि रिटेल फार्मेसी ऐसी टाइप होती है जिसके अंदर हम अद्वियात जो चाहे हम डिस्ट्रीब्यूटर से या होलसेलर से ख़रीदते हैं और हम जनरल पब्लिक को जो है वो सेल करते हैं उसके अंदर अपना प्रॉफिट मार्जिन रख के। अगर हम दूसरे ऑप्शंस को यहाँ पे डिस्कस करना चाहें तो हॉस्पिटल फार्मेसी के अंदर हमने डेफिनेशन में पढ़ा था हॉस्पिटल के अंदर जो इन पेशेंट्स हैं, आउट पेशेंट्स हैं या एम्बुलेटरी पेशेंट्स हैं उनको अद्वियात फ्राहम करने का ज़िम्मेदार इदारा जो है, जो डिपार्टमेंट है, वो हॉस्पिटल फार्मेसी होता है। इसी तरह होलसेल फार्मेसी के अंदर हमने डेफिनेशन के अंदर पढ़ा था ऐसी टाइप ऑफ फार्मेसी कम्युनिटी फार्मेसी जिसमें हम मैन्युफैक्चरर से ड्रग हासिल करते हैं या हम डिस्ट्रीब्यूटर से ड्रग हासिल करते हैं और फिर हम उनको मेडिकल स्टोर्स के ऊपर, फार्मेसीज़ के ऊपर जो है वो सेल आउट करते हैं, जनरल पब्लिक को हम सेल नहीं करते। और इसी तरह फोरेंसिक फार्मेसी की डेफिनेशन हमने पढ़ी थी कि जिसके अंदर ड्रग लॉ से रिलेटेड जो तमाम पहलू हैं उसके ऊपर हम डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 को अगर हम देखें, द टाइप ऑफ फार्मेसी वेयर मेडिसिन इज़ टेकन फ्रॉम डिस्ट्रीब्यूटर और मैन्युफैक्चरर एंड प्रोवाइडेड टू मेडिकल स्टोर एंड ऑन फिक्स प्रॉफिट रेशो। तो होल सेल फार्मेसी कम्युनिटी फार्मेसी की वो टाइप जिसके अंदर हम मेडिसिन को मैन्युफैक्चरर से, डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से हासिल करते हैं या डिस्ट्रीब्यूटर से हासिल करते हैं और फिर हम उनको मेडिकल स्टोर्स पे, फार्मेसी पे, हॉस्पिटल फार्मेसी के अंदर देते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, उनको प्रोवाइड करते हैं और उसके अंदर अपना प्रॉफिट मार्जिन जो है वो हम रखते हैं। तो ऑप्शन बी होलसेल फार्मेसी विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 जो है, ब्रांच ऑफ फार्मेसी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ ड्रग मेडिसिन विद रिस्पेक्ट टू स्पेसिफिक डिजीज़ जो है वो हमने पढ़ा था। क्लिनिकल फार्मेसी जो है वो किसी एक ख़ास डिज़ीज़ से रिलेटेड जो अद्वियात हैं या एक ग्रुप ऑफ डिज़ीज़ से रिलेटेड जो अद्वियात हैं या एक पूरे जो हमारा सिस्टम है बॉडी का उससे रिलेटेड जो डिज़ीज़ हैं उनके इलाज के लिए जो अद्वियात हम डिस्कस करते हैं, पढ़ते हैं और जो है वो लोगों को गाइड करते हैं, तो वो क्लिनिकल फार्मेसी के ज़ुमरे में आता है। इसी तरह द फार्मेसी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ ड्रग और मेडिसिन लॉ, तो फोरेंसिक फार्मेसी वो टाइप ऑफ फार्मेसी है जो मेडिसिन लॉ को डिस्कस करती है या ड्रग लॉज को डिस्कस करती है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 19 जो है, द ड्रग विच डू नॉट रिक्वायर प्रेस्क्रिप्शन फॉर सेल, तो ओवर द काउंटर ड्रग, OTC ओवर द काउंटर ड्रग्स जो हैं ऐसी ड्रग्स हैं जिनको सेल करने के लिए हमें जो है वो प्रेस्क्रिप्शन की ज़रूरत नहीं होती। और इसी तरह क्वेश्चन नंबर 20 जो है, द ड्रग बारबिचुरेट्स आर, तो प्रिस्क्रिप्शन ओनली मेडिसिन जो है ऐसी अद्वियात जिनको हम सिर्फ प्रिस्क्रिप्शन पे ही सेल कर सकते हैं। उसके अंदर एग्जांपल्स के अंदर आपने डेफिनेटली आपको याद होगा हमने पढ़ा था बारबिचुरेट्स जो हैं वो प्रिस्क्रिप्शन ओनली मेडिसिन के अंदर शामिल हैं। प्रिस्क्रिप्शन ओनली मेडिसिन ऐसी मेडिसिन हैं जिनको हम सिर्फ़ और सिर्फ जो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर है उसके ही नुस्खे पे या प्रिस्क्रिप्शन पे सेल आउट कर सकते हैं या पेशेंट को डिस्पेंस कर सकते हैं। इसी तरह क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स के अंदर हमने, आपको याद होगा हमने पढ़ा था कि कुछ ड्रग्स जो हैं वो हम नेचुरल सोर्स से हासिल करते हैं और नेचुरल सोर्स में भी प्लांट्स हैं, एनिमल हैं, माइक्रोबियल सोर्स है, मिनरल सोर्स है। तो उसके अंदर 3 से 4 जो हैं वो एग्जांपल प्लांट सोर्स से जो हम ड्रग्स हासिल करते हैं वो आपने पढ़ी होंगी, आपकी बुक के अंदर मेंशन है। वैसे तो 20 ड्रग्स जो हैं वो हम प्लांट सोर्स से हासिल करते हैं, लेकिन आपकी बुक के अंदर जो हैं वो 3 मुख्तलिफ जो हैं वो एग्जांपल्स बताई गई हैं, जिसके अंदर रेजरपीन वो ड्रग है जो हम प्लांट सोर्स से हासिल करते हैं और वो प्लांट कौन सा है, वो दैट इज़ रवोल्फिया सरपेंटिना प्लांट जो ऑप्शन ए में मेंशन है वहाँ से हम हासिल करते हैं। इसी तरह डाइजॉक्सन भी जो ड्रग है वो हम प्लांट सोर्स से हासिल करते हैं और जो प्लांट है वो डिजिटालस लेनाटा जो है वो प्लांट है जहाँ से हम जो डाइजॉक्सन ड्रग है उसको हम हासिल करते हैं। और इसी तरह क्वेश्चन नंबर 23 जो है वो थायरॉक्सन इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम, तो थायरॉक्सन जो है आपने क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स के अंदर आपकी बुक के अंदर मेंशन है। थायरॉक्सन ऐसी ड्रग है जो हम एनिमल सोर्स से, नेचुरल सोर्स में जो एनिमल सोर्स है सब डिवीज़न वहाँ से हम हासिल करते हैं। और इसी तरह इंसुलिन जो हैं वो हम
हम नेचुरल सोर्स से हासिल करते हैं, और नेचुरल सोर्स में भी आपके अंदर बुक के अंदर मेंशन है कि हम इंसुलिन्स को हम एनिमल्स से भी हासिल करते हैं, और कुछ इंसुलिन जो है उनको हम माइक्रो ऑर्गेनिज़म से भी हासिल करते हैं। तो ऑप्शन ए के अंदर एनिमल सोर्स है, ऑप्शन बी में प्लांट सोर्स है, ऑप्शन सी में माइक्रोब्स हैं या माइक्रोबियल सोर्स है। तो इंसुलिन्स क्योंकि हम दोनों सोर्सेज से हासिल करते हैं, ऑप्शन ए में जो मेंशन है या वो ऑप्शन सी में मेंशन है, तो ऑप्शन डी जो है वहाँ पे दोनों जो है वो बताए गए हैं। ऑप्शन ए मींस एनिमल सोर्स से भी, और ऑप्शन सी मींस माइक्रोबियल सोर्स से भी। तो इंसुलिन जो है हम एनिमल से भी हासिल करते हैं, और कुछ इंसुलिन जो हम माइक्रो ऑर्गेनिज़म से भी हासिल करते हैं मुख्तलिफ प्रोसेस के ज़रिए। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 25 जो है वो जो सेक्स हार्मोन्स जो हैं वो भी हम एनिमल सोर्स से हासिल करते हैं। नेचुरल सोर्स के अंदर हम जो है वो ड्रग की जो सोर्सेज हैं उसको हम 3 मुख्तलिफ सोर्सेज के अंदर या 4 मुख्तलिफ सोर्सेज के अंदर हम नेचुरल सोर्स के अंदर हम डिवाइड करते हैं। आपको याद होगा एनिमल सोर्स, प्लांट सोर्स, माइक्रोबियल सोर्स और मिनरल सोर्स। तो सेक्स हार्मोन्स जो हैं वो एक जो एनिमल सोर्स से जो हम हासिल करते हैं, एनिमल्स के जो ज़राए हैं उनसे हम हासिल करते हैं, तो वो सेक्स हार्मोन्स जो हैं वो एनिमल सोर्स की कैटेगरी के अंदर आएगा। इसी तरह फिर हमने नेचुरल सोर्स और सेमी सिंथेटिक और सिंथेटिक सोर्स का भी पढ़ा था, और आपके बुक्स के अंदर उसकी एग्जांपल्स भी 2-2, 3-3 जो है वो मेंशन की गई हैं, तो वो भी आपको जहन में रखनी है। एमोक्सिसिलिन ऐसी ड्रग है जो कि हम सेमी सिंथेटिक सोर्स से हासिल करते हैं। सेमी सिंथेटिक सोर्स आपको याद होगा हमने पढ़ा था कि ऐसी सोर्स जो कि हम उसका कुछ हिस्सा हम नेचुरल सोर्स से हासिल करते हैं, और फिर उनको हम उनके साथ कोई केमिकल को रिएक्ट करवाते हैं, और फिर हम जो ड्रग हासिल करते हैं उसको हम सेमी सिंथेटिक ड्रग कहेंगे। मींस कुछ पार्ट, कुछ हिस्सा, कुछ बेसिक हिस्सा हम नेचुरल सोर्स से हासिल करेंगे, और फिर उसके साथ कोई केमिकल रिएक्ट करवाएंगे लैब के अंदर या इंडस्ट्री के अंदर, तो वो जब ड्रग स्टेबल हो जाएगी तो उसको हम कहेंगे इट इज़ अ सेमी सिंथेटिक ड्रग, और उस सोर्स को हम कहेंगे सेमी सिंथेटिक सोर्स। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 27, सिप्रोफ्लॉक्सासिन इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम, जो बुक के अंदर मेंशन है दैट इज़ सिंथेटिक सोर्स। सिप्रोफ्लॉक्सासिन जो कि एक जेनेरिक नेम है ड्रग का, उसको हम टोटली सिंथेसाइज करते हैं लेबॉर्ट्री के अंदर। तमाम केमिकल्स को मिला के, मुख्तलिफ़ केमिकल्स को मिला के हम ये ड्रग को सिंथेसाइज करते हैं, बनाते हैं, तैयार करते हैं। इसके अंदर कोई भी नेचुरल सोर्स से कोई केमिकल हम हासिल नहीं करते। और इसी तरह पैरासीटामोल जो है, पैरासीटामोल हमने जो है वो जेनेरिक नेम है। पैरासीटामोल इज़ नॉट अ ब्रांड नेम, पैरासीटामोल इज़ नॉट अ निक नेम, पैरासीटामोल इज़ नॉट अ केमिकल नेम। तो पैरासीटामोल इज़ अ जेनेरिक नेम। इसी तरह एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड इज़ अ केमिकल नेम। तो एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड इज़ नॉट अ जेनेरिक नेम। जेनेरिक नेम क्या है इसका? एस्प्रीन। और इसी तरह एसिटाइल सैलिक एसिड जो है वो ब्रांड नेम नहीं है। ब्रांड नेम मुख्तलिफ जो कंपनीज़ अपने नाम से, जैसे आपने देखा होगा डिस्प्रीन है, इसी तरह लोप्रीन है, एस्कार्ड है, ऑल दीज आर द ब्रांड नेम ऑफ एस्प्रीन, या उसका केमिकल नेम हम एसिटाइल सैलिक एसिड कहते हैं। यहाँ पे हमारे पहले 2 चैप्टर्स के अंदर जो पॉसिबल मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो हैं वो यहाँ पे हमने कंप्लीट कर लिए हैं। आपको टेक्निक की समझ आ गई होगी। मुख्तलिफ जो है वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो है वो आप ख़ुद भी इसके अंदर प्रिपेयर कर सकते हैं। ये आपको एक आइडिया के तौर पे कि आपके क्वेश्चन किस तरह आप जो है वो एग्ज़ाम के अंदर आते हैं, और किस तरह के ऑप्शंस जो हैं वो वहाँ पे पूछे जा सकते हैं, और आपने फिर जो है उसको कैसे अटैम्प्ट करना है। उम्मीद है आपको आज का लेक्चर जो है वो समझ आ गया होगा। इसमें कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स के अंदर पूछ सकते हैं। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। अस्सलाम वालेकुम।